हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज के द हिंदू के शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या करना है 6 सितंबर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में आया है, जो हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। तो ये मिजोरम के कॉन्टेस्ट में आया है। तो मिजोरम असेंबली ने पास किया है रेजोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे देखो, मिजोरम असेंबली ने पास किया है रेजोल्यूशन, अपोज किया है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को। इसमें कहा जा रहा है कि टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम, वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जो भी राइट है और इंटरेस्ट है मिजोरम के लोगों का। तो मतलब पूरा देखो क्या कहा जा रहा है कि मिजोरम असेंबली पास रेजोल्यूशन अपोजिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, कि वो अपोज कर रहे हैं FCA अमेंडमेंट जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट 2023, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट और इंटरेस्ट जो भी पीपल हैं मिज़ोरम के, उनके लिए, मिज़ोरम के लिए। अब जो FCA एप्लीकेशन है नॉर्थ ईस्ट का, उसकी बात करें तो उसमें आर्टिकल 371A में नागालैंड की बात की जाती है और आर्टिकल 371G में मिज़ोरम की बात की जाती है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रोहिबिट एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। तो ये क्या करता है, प्रोहिबिट करता है कोई भी एप्लीकेशन है, किसी भी मतलब एप्लीकेशन ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट दैट इम्पेंज ऑन द नागा एंड मीजो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। तो इसलिए ये प्रोहिबिट करते हैं जो भी एप्लीकेशन है, लॉ इनेक्ट करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जो भी नागा पीपल और मीजो पीपल को किसी भी तरीके की जो उनकी राइट्स हैं, किसी भी तरीके की उनकी जो लॉ है, प्रोसीजर, वो क्या हो, मतलब उसकी किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए, कि उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मतलब उनके जो राइट्स हैं वो मेंटेन रहने चाहिए। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। तो मतलब क्या करते हैं कि ये जो ओनरशिप है, ट्रांसफ़र, लैंड और रिसोर्सेज, वो सब इंश्योर करें कि किसी भी तरीके से उनका, अब देखो क्यों, क्योंकि ये ट्राइब्स पीपल हैं। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ट्राइब्स एरिया और जो फॉरेस्ट एरिया है उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में करी गई है। RFA की बात की जा रही है, ये क्या है ये देखेंगे। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक्सपेंड कर दिया था, मतलब एक्सपेंडेड टर्म फॉरेस्ट लैंड, मतलब उन्होंने जो टर्म है फॉरेस्ट लैंड उसको एक्सपेंड किया था FCA में, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। और ये कब किया था, ये गोदावर्मन केस। तो ये केस आपको याद रखना है ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि केस के बारे में पूछ सकता है कि ऐसा किस केस में बात की गई है। तो गोदावर्मन केस में बात की गई है। टू नॉट ओनली इंक्लूड फॉरेस्ट, ना कि सिर्फ फॉरेस्ट इंक्लूड किया गया है, बल्कि एनी एरिया, मतलब कहा गया है कोई भी एरिया है, एनी एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बट नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट। और एक चीज़ और कहा जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो क्या है, मोर देन हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जो फॉरेस्ट एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे RFA की बात हम कर रहे हैं ना, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की, तो यही बताया जा रहा है इसमें। आप ये वाला इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, तो इसको हमें याद रखना है कि अगर पूछ लेता रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में, तो ये कहा जा रहा है इसी में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 1996 में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया है टर्म फॉरेस्ट लैंड को, और ऐसा किया गया है गोदावर्मन केस में, और इसमें इंक्लूड किया गया फॉरेस्ट को। और एक चीज़ और कही गई है कि कोई भी एरिया है जिसको जो रिकॉर्डेड है एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड इन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। तो एक डेफिनेशन दे दिया गया है कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया क्या है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बट नॉट नोटिफाइड एज फॉरेस्ट, मतलब इसको रिकॉर्ड तो किया गया है एज अ फॉरेस्ट एरिया पर नोटिफाइड नहीं है, ये भी याद रखना है कि नॉट नोटिफाइड। मोर देन जो हाफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 53% अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं जो कंट्रोल किया गया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, विलेज काउंसिल के द्वारा और कम्युनिटीज़ के द्वारा, जो कि गवर्न किसके द्वारा किया जाता है, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर के द्वारा। तो ये लाइन आई होप आपको समझ में आई होगी कि 53% अनक्लास्ड फॉरेस्ट होता है जो कि कवर किया जाता है इंडिविजुअल, मतलब ये कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल कौन करता है, देखो सिंपल सी बात है कि
53% मतलब 53% अनक्लास्ड फॉरेस्ट हो गई, जो कि कंट्रोल किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल क्लेम्स के द्वारा, विलेज काउंसिल के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा, लेकिन कंट्रोल इनके द्वारा किया जाता है। पर गवर्न कौन करता है? कस्टमरी, ये गवर्न जो होते हैं एरियाज़, वो कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। नोटिफाइड फॉरेस्ट कंट्रोल बाय स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब FRA एक्ट की बात करें तो कहा जा रहा है इन ST मतलब शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एंड FRA एक्ट 2006। फॉरेस्ट लैंड में इंक्लूड क्या क्या होता है? अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, अनडिमार्केटेड फॉरेस्ट, एग्जिस्टिंग और डीम्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो इतनी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? फॉरेस्ट लैंड में। ओके, अब क्या कहा जा रहा है कि इन सबको क्या कह रहा है कि कंपाइल्ड विथ 1996 सुप्रीम कोर्ट रीडेफिनीशन, इसको कंपाइल किया गया। सेक्शन 12 क्या है FRA का, फॉरेस्ट राइट एक्ट का सेक्शन 12 क्या कहता है? सेक्शन 12 ऑफ FRA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कैन ऑल्सो इशू लीगली। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सेक्शन 12 जो है उसमें क्या कहा गया है कि जो मिनिस्ट्री है ट्राइबल अफेयर की, वो कैन इशू मतलब क्या कर सकती है? इशू कर सकती है लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्शन। मतलब जो लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्शन है वो कौन इशू कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का क्या रोल है देख लो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेडेड डिस्ट्रिक्ट कमेटी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करता है? हेड करता है डिस्ट्रिक्ट कमेटी को, दैट इशूड FRA टाइटल, जो कि FRA टाइटल को इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात यहाँ पे कर ले तो वो क्या करते हैं? कैन ऑल्सो इशू मतलब वो इशू कर सकते हैं लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्शन अंडर FRA और इवन इनैक्ट अ सेपरेट लॉ, और वो सेपरेट लॉ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है व्हेन फॉरेस्ट आर डाइवर्टेड फॉर सम अदर पर्पस। तो जब किसी अदर पर्पस के लिए फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाता है तो एक सेपरेट लॉ बना सकते हैं और लीगली इन्फोर्सेबल डायरेक्शन जो है वो इशू कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की बात की जाए, पहले भी नोट्स बन चुके हैं हमारे शॉर्ट नोट्स, तो उसी के आगे आप बनाना, और जगह नहीं खाली होगी तो वहाँ पे पेज एक चिपका लेना। 15th ब्रिक्स समिट की बात की जाए जो कि जोहान्सबर्ग में हुआ, और ब्रिक्स में कौन कौन है आपको पता है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पे देखो इनवाइटेड किसको किया गया था? 6 न्यू मेंबर्स को, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE, एंड वेस्ट एशिया से इजिप्ट, यूथोपिया एंड यूथोपिया फ्रॉम अफ्रीका। तो इतने लोगों को क्या किया गया था? इनवाइट किया गया था। अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका, तो मतलब वेस्ट एशिया से इजिप्ट, यूथोपिया अफ्रीका से, एंड अर्जेंटीना से अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एंड ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो 6 लोग ऐसे थे जिनको इनवाइटेड 6 न्यू मेंबर्स को इनवाइट किया गया था। 40 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया है ब्रिक्स के मेंबरशिप के लिए, जिनमें से 22 ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मल एप्लीकेशन भी सबमिट कर दिया है। 2009 से ये जो ब्रिक्स नेशन है उनकी मीटिंग एनुअली हो रही है, तो मतलब जो ब्रिक मेंबर्स हैं वो मिल रहे हैं एनुअली। 2009 से ऐसा हो रहा है लगातार। एंड 2 मेजर इंस्टीट्यूशन इसमें है, जैसे कि NBD है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है, और ये प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड कंटीजेंस रिजर्व अरेंजमेंट है, जैसे IMF के ही जैसा, जो कि सपोर्ट करता है कंट्रीज़ को जो फेस करते हैं शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रेशर को, तो उनको ये क्या करता है? असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ब्रिक्स एक तरीके से किस चीज़ के लिए है? चैलेंजेस दिस वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो वेस्ट लेड वर्ल्ड ऑर्डर के को कम्पीट करने के लिए भी एक तरीके से ब्रिक्स है, आप ये देख लो। तो ये था आज का हमारा द हिंदू के शॉर्ट नोट का एनालिसिस। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।